गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का थर्ड चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली पार्ट पढ़ चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक था हमारा, अगर हम उसकी बात करें, दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, जिसके अंदर हमने टू टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके अलावा सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दोनों ही केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों ही केस में हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ के बारे में बात की थी और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। उसी के साथ साथ हमने करंट के बारे में भी बात की थी। क्लियर? अब देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसको हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है, ओम्स लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कार्बन रेसिस्टेंस। क्लियर? अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, आपने जो टॉपिक पढ़ा था ओम्स लॉ, उसमें क्या बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर वायर है, जैसे ये कंडक्टर वायर है, अगर इसकी फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, फिजिकल स्टेट का मीन्स इसका टेम्परेचर, इसका एरिया और इसकी लेंथ, अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल कंपोनेंट कांस्टेंट रहते हैं, उस केस में इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल V है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, I के, यानी जो V प्रोपोर्शनल I, दैट इज ओम्स लॉ। क्लियर? यानी किसी भी कंडक्टर जो VI कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है वो ओम के नियम का पालन करता है। अब आपको पता है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, उस केस में आपको पता है कि उनके बीच का जो ग्राफ होता है, यहाँ पर अगर हम VI का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, उस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? यानी ये जो थीटा है, जो tan थीटा है, वो किसको डिनोट करता है, रेसिस्टेंस को। अब देखिएगा, कुछ मेटल्स हैं या कुछ कंडक्टर हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन नहीं करते मतलब अगर हम उनके बीच का VI ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके या तो इस तरह होगा ग्राफ, ठीक है, या फिर उनका ग्राफ है वो इस तरह से हो सकता है, या फिर ग्राफ इस तरह से हो सकता है। मीन्स जो ग्राफ ओम के नियम को पालन नहीं करता है, यानी ओम्स लॉ का ओबे नहीं करता है, इसका मीन्स क्या हो गया कि वो कंडक्टर भी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा, उसके लिए V प्रोपोर्शनल I ट्रू नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो वापस से टॉपिक पर आते हैं हम, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, मेटेलिक यानी जो मेटल से बना हुआ है, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जब स्मॉल करंट फ्लो किया जाता है तो वो किसका ओबे करता है, ओम्स के नियम का पालन करता है। ओम के नियम का पालन करता है, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो VI ग्राफ है वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। उन कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यहाँ से देखिए बच्चों कि ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आपको पता है कि ओम्स लॉ के अंदर V प्रोपोर्शनल I, ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, जब आपको पता है करंट बढ़ रहा है, इसका मीन्स चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर? अब देखिएगा,
इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ के अंदर देखिए, ठीक ये किसी भी कंडक्टर के लिए क्या है, ग्राफ है, ठीक है ना, वी आई ग्राफ है। तो इसमें कुछ देर के लिए तो वो ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो ग्राफ स्ट्रेट ना लाइन ना होकर क्या हो रहा है, इस तरह से बैंड हो रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो कंडक्टर है ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर। अब देखिएगा, अब कुछ डिवाइस है या कुछ पर्टिकुलर कंडक्टर हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वाटर वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये एक डिवाइस होता है वाटर वोल्ट मीटर। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है वाटर वोल्ट मीटर के लिए, इसका मीन्स क्या हो गया कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो वोल्टेज के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तक, इस पॉइंट तक करंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या है, करंट है, करंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो और कुछ समय बाद क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। बच्चों यहाँ से देखिएगा कि ओम्स लॉ के लिए जो ग्राफ होता है हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ है बच्चों वो किस पॉइंट से, एक अलग सेपरेट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखें उस पॉइंट को तो वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। यानी इतने रीजन तक ये पार्ट था जिसमें इसने ओम के नियम का पालन नहीं किया, तो ये भी कैसा हो गया, अनओमिक कंडक्टर हो गया। क्लियर। सीधा याद रखना है आपको कि ओमिक कंडक्टर या अनओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कि वो कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, और वो कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि पीएन डायोड, ठीक है ना, या ट्रांजिस्टर है, ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करती। अब आपके लिए ये वर्ड ले हैं पीएन डायोड और ट्रांजिस्टर कि सर ये क्या होते हैं। तो बच्चों जो आपकी बुक की सेकंड बुक के अंदर चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर हम पीएन डायोड को पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या यूज होता है इसका, कहाँ पर हम किस सर्किट में इनको यूज करते हैं। इनका जो ग्राफ है वी आई करैक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में वो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको बस याद रखना है कि ओम का जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसके लिए ग्राफ भी इस तरह का बनता है जो ओम के नियम का ग्राफ नहीं है। क्लियर बच्चों। ऐसे ही ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर भी देखो दो तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, ये दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में। तो उसके लिए भी क्या होता है, जो ग्राफ होता है ओम के नियम का वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी जो वी आई ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो आप देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनओमिक रेसिस्टेंस क्या, अनओमिक कंडक्टर क्या है, कोई भी दो एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम सेमीकंडक्टर जो भी होते हैं वो अनओमिक होते हैं। वाटर वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गए, ठीक है, पीएनपी जंक्शन डायोड जिनको बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, जो गैलेनियम, ठीक है ना, आर्सेनाइड, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, एक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनओमिक रेसिस्टेंस है, उसका ग्राफ भी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। क्लियर। तो अनओमिक और ओमिक रेसिस्टेंस के बारे में आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन करते हैं ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, और जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर। अब बच्चों देखिएगा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कलर कोडिंग, इसी को हम कार्बन रेसिस्टेंस के नाम से भी बोलते हैं।
कार्बन रेसिस्टेंस। बच्चों कार्बन रेसिस्टेंस क्या होते हैं? आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस है वो एक फिजिकली उनका जो फिगर है थोड़ा बड़ा होता है। अगर आपको बहुत हाई पावर का रेसिस्टेंस चाहिए, यानी जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, यानी टेंस की पावर 3 या टेंस की पावर 6 या टेंस की पावर 9 इस तरह की पावर का आपको कोई रेसिस्टेंस चाहिए, तो सिंपल मेटेलिक रेसिस्टेंस उस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी साइज क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हाई पावर के जो रेसिस्टेंस फॉर्म जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्बन रेसिस्टेंस का यूज करते हैं। अब बच्चों कार्बन रेसिस्टेंस के ऊपर क्या होता है कि कुछ कलर्ड स्ट्रिप होती हैं, उनके ऊपर कुछ कलर्ड स्ट्रिप होती हैं। देखो कार्बन रेसिस्टेंस किस तरह का होता है, इस तरह का मैं आपको एक सिलेंड्रिकल सा डिवाइस होता है इस तरह से। ये क्या होता है? कार्बन रेसिस्टेंस का फिगर होता है इस तरह से, सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है, और इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स की क्या होती हैं, स्ट्रिप लगी होती हैं। पहली जैसे ये स्ट्रिप होगी सर्कुलर, सेकंड दूसरे कलर की होगी स्ट्रिप, इस तरह से मोस्टली 4 या 3 ये 3 कलर की क्या होती हैं, स्ट्रिप लगी होती हैं। ठीक है, लास्ट ये होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? कार्बन कंडक्टर। आप घर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह है, उसके अंदर देखेंगे तो उनके अंदर क्या लगे होते हैं? कार्बन कंडक्टर होते हैं। देखो सॉरी कार्बन रजिस्टर। अब इनका मेन यूज क्या होता है कार्बन रजिस्टर का, कि रजिस्टर क्या काम आता है? करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन रजिस्टर हैं इनका मेन फंक्शन क्या है? करंट को कंट्रोल करना। किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इसका जो कलर कोडिंग है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस तरह से। पहला BROYGBVGW, इसका मीन्स क्या हो गया कि पहला जो B है वो डिनोट कर रहा है किसको? ब्लैक कलर को। अब ब्लैक कलर का मीन्स क्या होता है? इसका कोड होता है 0, ठीक है ना। और इसको देखो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही याद रखिएगा। इसका जो कोड होता है वो कितना होता है? 0। ब्लैक के लिए कितना होता है? 0। और जो मल्टीप्लायर है यानी जो टेंस की पावर में आएगा उसका मीन कितना होगा? 0। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो ब्राउन है, ब्राउन के लिए कितना होता है? 1। रेड के लिए कितना होता है? 2। ऑरेंज के लिए कितना होता है? 3। येलो के लिए 4। ग्रीन के लिए 5। ब्लू के लिए 6। वॉलेट के लिए 7। ग्रे के लिए 8 एंड वाइट किसके लिए होता है? 9 के लिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसके ऊपर 3 अलग से और होती हैं, सिल्वर की होती है, गोल्ड की होती है, और लास्ट अगर क्या होगा? कोई भी कलर स्ट्रिप नहीं होगी। इस तरह से क्या होता है? उनके ऊपर कलर स्ट्रिप होती है, ठीक है। अब ये कलर कोडिंग आपको सीक्वेंस याद रखना है, कलर का भी और उनकी पावर के लिए भी, ठीक है ना। इसके लिए देखो सीधा सा एक ट्रिक है कि कोई बीबी रॉय नाम का पर्सन है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना, वेरी गुड वाइफ। इसके अलावा आप और भी बोल सकते हैं वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, यानी इसके बाद अगर गोल्डन लाइन है या सिल्वर लाइन है या नो लाइन है तो उसके लिए कार्बन रेसिस्टेंस कैसे होगा? देखो जो गोल्ड लाइन है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करती है, 5%, सिल्वर है वो 10%, और एन है वो नो टॉलरेंस या नो कलर है, इसका मीन्स क्या है? उसकी टॉलरेंस को डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? कार्बन रेसिस्टेंस होता है, जो किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिफाइन किया जाता है। क्लियर? अब देखिएगा ये दे रखा है जो गोल्ड सिल्वर और नो कलर, मतलब 20% या 10% से ज़्यादा है वो भी किसके लिए होती है? नो कलर के लिए आती है, ठीक है।
अब देखिएगा बच्चों, ये आपको एग्जाम में ऐसी तरह से आता है कि आपको बोल देंगे कि एक कार्बन रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर के कोड है। जैसे इसके ऊपर ये कोड दे रखे हैं आपको कि पहला है YVOS। अब आपसे पूछा जाता है कि इस कार्बन रेसिस्टेंस का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, उसके बारे में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट है येलो किसके लिए होता है, 4 के लिए। जो येलो के लिए 4 हो गया तो जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो पहले डिजिट को डिनोट करती है। क्लियर। वोलेट उसका सीक्वेंस क्या होता है, 7, तो सेकंड किसको डिनोट करेगी, सेकंड डिजिट को। जो थर्ड कलर है ऑरेंज, वो डिनोट करता है टेंस की पावर को। तो ऑरेंज के लिए कितना होता है, टेंस की पावर 3 टेबल के अंदर। ठीक है ना। और जो लास्ट है सिल्वर, वो किसको डिनोट करता है, ±5%, सॉरी 10%। तो इसका जो नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 4.7 × 10⁻³ ±10%। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वी वांट 1000 ओम रेसिस्टेंस, विच कलर कोड भी वी चूज। ठीक है ना। इफ टॉलरेंस कैसी हो, गोल्ड। मतलब आपको 1000 के लिए 1000 ओम के लिए आपको एक कार्बन रेसिस्टेंस डिजाइन करना है। तो उसके लिए देखो, फर्स्ट 1 है तो ये किसके लिए होगा, ब्लू के लिए, सॉरी ब्राउन के लिए। ठीक है, क्योंकि 0 ब्लैक के लिए होता है, 1 किसके लिए होता है, ब्राउन के लिए। ब्राउन के लिए 1 हो गया। ठीक है ना। सेकंड 0 ब्लैक के लिए होता है। थर्ड है यहाँ पर देखो 10 × 10⁻, हम क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। तो 10⁻² का मीन्स क्या हो गया, वापिस से रेड हो गया 10⁻² टेबल के हिसाब से। और जो गोल्ड है उसके लिए कितना हो जाएगा, 5%। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, कार्बन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, आप इनको करने की कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।